उसको छोड़ के अगर आप साइड बाय साइड थिंक करते हो कोई चीज़ को, सपोज़ आपको एक टीचर बनना है या लेक्चरर बनना है या फिर प्रोफेसर बनना है, तो आपका फिक्स्ड गोल है आपको प्रोफेसर बनना है। सो आप उसको अचीव कैसे कर सकते हैं? बहुत डीपली जब पढ़ाई करोगे, नॉलेज गेन करोगे तभी कर सकते हो। उसके बाद साइड बाय साइड कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, साइड बाय साइड भी कुछ-कुछ होते रहता है। ये साइड बाय साइड जो थिंकिंग होता है ना, तो उसको हम मेंशन करते हैं कि ये साइड अगर कुछ हो एंड वो कोई वैल्यूएबल थिंग उतना ना हो, चलेगा, नॉर्मल में चलेगा बट वैल्यूएबल ना हो, तो उसको हम लैटरल बोलते हैं। साइड बाय साइड मूव करना, लैटरल होता है। तो कोई चीज़ पे आप स्टार्टिंग करोगे, इन्फेंसी पीरियड है, सोचना स्टार्ट किया, उसका रिजल्ट आए एक बिगर अप्रोच के थ्रू या एम्स के थ्रू फुलफिल किया, बट साइड बाय साइड आपको क्या करना है, आपको आर्ट्स में भी इंटरेस्टेड है, आप उसको किए, सिंगिंग में इंटरेस्टेड हो उसको किए, बट यहाँ पे कोई वैल्यूएबल थिंग्स नहीं मिला। ठीक है, क्योंकि सिंगिंग आर्ट्स ये आपका हॉबी बन गया, ना कि आपका प्रोफेशन। सो यहाँ पे प्रोफेशन वाइज जो आप फिक्स गोल में अचीव किए वो हो गया क्रिटिकल, जो साइड बाय साइड आपके साथ चला वो हो गया लैटरल। सो यहाँ पे पॉइंट देखिए, नेक्स्ट आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट और पियाजेस थ्योरी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट और पियाजेस थ्योरी, सो नॉर्मली इट इज द डेवलपमेंटल प्रोसेस। कल भी इसको मैंने पढ़ाया था आप लोगों को थोड़ा बहुत, दैट इज क्या क्या है, तो मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स होता है संज्ञानात्मक विकास। ये थिंकिंग एबिलिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है। Thinking ability, your thinking ability is just like it making some interesting facts or knowing about the fact, knowing about different attitude of the persons की होता है। दैट मीन्स आप अपनी थिंकिंग के थ्रू, अपने सोच के थ्रू किसी भी पर्सन को जान सकते हो, किसी भी पर्सन के नॉलेज के ऊपर जान सकते हैं, किसी भी चीज के बारे में जान सकते हैं। ये हो गया कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव मीन्स संज्ञानात्मक विकास। अभी कॉग्निटिव का एक्चुअल मीनिंग होता है टू नो, किसी चीज के ऊपर नॉलेज गेन करना, टू नो। इट इज अ डेवलपमेंटल प्रोसेसेस बाय व्हिच an infant becomes an intelligent person acquiring knowledge with growth and improvement in thinking, learning, abstract and reasoning। अभी कोई भी चीज के बारे में आपने क्या किया, आपका थिंकिंग को आपने ग्रो किया, प्लस आपने लर्निंग एबिलिटी को भी ग्रो किया, प्लस उसके साथ आप कोई चीज के बारे में, छोटी छोटी चीज के बारे में जानना स्टार्ट करो, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, और एब्स्ट्रैक्ट के बारे में जाने। एंड रीजनिंग, रीजनिंग हो गया कि उसके ऊपर तर्क करना या फिर उसके अंदर जो छुपा हुआ है कारण, उसको निकालना, रीजन आउट करना, फाइंड आउट करना। तो ये सारा चीज आपका होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के थ्रू। अभी कॉग्निटिव के बाद इसका मीनिंग हम गए थे, तो मीनिंग नॉर्मली जैसे पर्सनालिटी टर्म था ना, हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, एक लैटिन टर्म से आया था, वैसे ही ये भी टर्म से आया है। दैट इज, इसको बोला जाता है कॉग्निटिव जो टर्म है, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कॉग्नोसियर। ये कौन सी वर्ड से आया है? कॉग्नोसियर। कॉग्नोसियर का मीनिंग होता है टू नो, कोई भी चीज के बारे में जानना, नॉलेज गेन करना। नॉलेज गेन करना, टू नो, कोई भी चीज के बारे में ज्ञान अर्जित करना या फिर नॉलेज गेन करना। तो यहाँ पे कॉग्निशन एक नॉर्मली कॉग्नोसियर वर्ड से आया है। कॉग्नोसियर वर्ड लैटिन वर्ड है एक, एंड कॉग्नोसियर का मतलब होता है टू नो, कोई चीज के बारे में जानना। तो कॉग्निटिव ये जो संज्ञानात्मक विकास है किसके साथ रिलेटेड होगा? नॉलेज के साथ, यूज ऑफ नॉलेज के साथ, यूज ऑफ नॉलेज के साथ। सो दिस प्रोसेस कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। ये प्रोसेस दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है आर्टिफिशियल, एक होता है नेचुरल। मीन्स आपको बाय बर्थ अपने पेरेंट्स से भी ये मिल सकता है, या फिर आर्टिफिशियली मीन्स होता है, ये आर्टिफिशियल मीन्स पहले से आपको दिया गया है, या फिर खाना है ऐसे आपको दे दिया, ऐसा कुछ नहीं। आर्टिफिशियल मीन्स हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? अडॉप्ट कर सकते हैं, हम ग्रहण कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसके साथ ग्रहण कर सकते हैं, ऐसा चीज है। अच्छा, सुनाई दे रहा है वॉइस? स्क्रीन देख रहा है? ओके ओके, चलो। तो ये तो प्रॉब्लम है कि बाकी बच्चे सुन नहीं पाएंगे, ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। 100 प्लस हो चुके हैं, तो यहाँ पे 100 प्लस से अबव जा नहीं सकते। सो मैक्सिमम आज के क्लास में तो हम इसी को कंप्लीट करेंगे, वीडियो भी छोड़ेंगे। जो बच्चे नहीं कर सकेंगे उनको, आप लोगों में अगर फ्रेंडशिप हो तो बता देना, या फिर मैं बता दूंगी, ठीक है? क्योंकि ऐप का यही खराबी है, इसलिए हम लोग टीचमेंट देखे थे, बट आज टीचमेंट कुछ बंद ही हो गया, पता नहीं क्यों, उसमें कुछ इश्यूज आया होगा, बंद ही हो गया। तो इसको हम चूज कर रहे हैं। अच्छा, अभी नेक्स्ट चलते हैं कि ये जो कंसेप्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का कंसेप्ट किसने डिस्कवर किया? सो फॉर द फर्स्ट टाइम ये कंसेप्ट को निकाला किसने? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने निकाला, दैट इज स्विस साइकोलॉजिस्ट। स्विस साइकोलॉजिस्ट बोल सकते हैं, या फिर आप नॉर्मली बोल सकते हैं स्विस एजुकेशनिस्ट, बिकॉज इन्होंने ना एजुकेशन के लिए भी बहुत कुछ किया। जैसे कि महात्मा गांधी हो गए,
विवेकानंद जी हो गए या सुभाष चंद्र बोस हो गए, ये एजुकेशन के लिए बहुत कुछ किए थे। दैट मीन्स उनके बेसिक आइडियाज से बहुत कुछ हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, उनके बेसिक आइडियाज बहुत कुछ लगे थे। वो एक पर्टिकुलर टीचर नहीं बन सके, बट उन्होंने बहुत कुछ ऐसा चीज किया था, जनरल आइडियाज दिया था, जिसके थ्रू बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। उनके थ्रू अगर चलेंगे बच्चों का विकास बहुत अच्छा से होगा। इतना तो आप जानते हो। तो वैसे ही जीन पियाजे हो गया, इसके बाद और भी बहुत सारे पर्सन्स आएँगे, जैसे कि हो गए वाइगोट्स्की, एरिक्सन, देन कोलबर्ग, थॉर्नडाइक, ऐसे बहुत सारे आप नाम सुनोगे, जहाँ पे आपको पता चलेगा ये सारे ना एजुकेशनल थ्योरिस्ट्स हैं। एजुकेशनिस्ट हैं और एजुकेशनल थ्योरिस्ट्स हैं, जो कि थ्योरीज़ बनाते हैं, इन्वेंट किए हैं, इन्वेंटरीज़, इनकी जो इन्वेंटरीज़ है ना, मीन्स जो इन्होंने बनाया हुआ है, उससे कुछ ना कुछ इंसानों का भला हो रहा है। बहुत अच्छे से हो रहा है। दैट मीन्स दे लीड वेरियस टाइप्स ऑफ theories, and these theories ultimately प्रोवाइड इम्पैक्ट ऑन द चिल्ड्रंस एजुकेशन और चिल्ड्रन डेवलपमेंट। बच्चों के एजुकेशन के लिए या बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ किए थे। सो जीन पियाजे फ्रेंच के रहने वाले हैं, एंड उनका बर्थ एंड डेथ पीरियड यहाँ पे मेंशन है 9 अगस्त 1896, 16 सितंबर 1980। ठीक है। was a Swiss psychologist known for his work on child development। उन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर हमारा वर्क किया था। अभी डेवलपमेंट के बाद पियाजेस जो थ्योरी है, पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट और किसके साथ लिंक्ड है? कौन से कंसेप्ट के साथ और लिंक्ड हो सकता है? दैट इज कंसेप्ट ऑफ जीन। जीन क्या होता है? आपका क्रोमोसोम। नॉर्मली क्रोमोसोम में क्या कैरी होता है? आप तो अभी के टाइम में कोरोना के पीरियड में क्रोमोसोम क्रोमोसोम बहुत कुछ सुने होंगे, जीन क्रोमोसोम, हाँ। तो ये जो चीजें है ना, ये अपने बायोलॉजी बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, बट आप लोगों के लिए भी बता दूं, ये आपके हर एक सेल में प्रेजेंट, ठीक है। ये सेल में जब प्रेजेंट रहता है, ये कुछ कैरेक्टर कैरी करता है, कुछ ऐसा बिहेवियर कैरी करता है जो कि आपके नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसमिट होता है या फिर ट्रांसफर होता है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग एपिस्टेमोलॉजी। कोई भी बिहेवियर अगर जेनेटिक्स के थ्रू ट्रांसफर होता है, तो हम उसको बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। अभी एपिस्टेमोलॉजी प्लस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एपिस्टेमो प्लस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इस दोनों को ऐड कर लो तो आपको क्या मिलेगा? जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। क्या मिलेगा? जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। अभी उनका जो कंसेप्ट था, हमने तो वो देख लिया। एजुकेशन के लिए उन्होंने क्या क्या किया वो भी देख लिया, बिकॉज उन्होंने बताया है दैट इज ओनली एजुकेशन इज कैपेबल ऑफ सेविंग आवर सोसाइटीज। नॉर्मली एजुकेशन को उन्होंने बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताया है, बिकॉज एजुकेशन एक ऐसा चीज है, एक ऐसा व्हीकल है, जो कि हमारे सोसाइटी को प्रोग्रेस करवा सकता है बच्चों के थ्रू। बच्चों के अंदर सोशलिटी, बच्चों के अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट करा के उनको नॉलेज देके हर एक चीज के ऊपर, वो क्या कर सकता है? सोसाइटी को और भी ज्यादा बेटर कर सकता है। सॉरी। सो बेटर कर सकता है एंड सेविंग आवर सोसाइटीज फ्रॉम पॉसिबल कोलाप्स। जैसे हमारा सोसाइटी में अगर एजुकेशन नहीं रहता, हमारे सोसाइटी में अगर कोई चीज को यूज करने के लिए एबिलिटी हमारे पास नहीं रहता, मीन्स यू डोंट हैव एबिलिटी टू यूज एनीथिंग, और कोई रिसोर्सेज को आप, फ्यूल्स को आप क्या करना चाहते हो? रीजनरेट करना चाहते हो, या फिर जैसे घर पे बहुत सारी चीज होते हैं ना, उसको आप यूज करते हैं, तो रिपीटेडली व्यवहार किया जाता है। अगर आप एजुकेट नहीं होंगे, खुद को शिक्षित नहीं करोगे, तो आप वह सब चीज़ कर नहीं सकते। तो इसके थ्रू आपका क्या होगा? सोसाइटी में जितनी सारी चीज़ें, वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा एंड सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगा, मीन्स बर्बाद हो जाएगा या फिर उसका ध्वंस हो जाएगा। तो ये चीज़ों से बचा सकता है आपको कौन? एजुकेशन। तो उन्होंने ये बोलते हुए बोला गया कि ये सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है किनके लिए? जो प्री सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम्स में है, हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड इसको लर्न नहीं कर सकते। उससे पहले हम इसको जान ले तो बहुत बेटर होता है, हम पढ़ाने के लिए भी। इतना तो प्रोसेस हो चुका था। एंड कॉग्निशन एज सोशल प्रोसेस, कॉग्निशन एज थॉट प्रोसेस, ये दो चीज को भी मैं बता चुकी थी आपको। मैं फिर से आपको शॉर्टकट बताती हूँ कि पियाजे का जो कंसेप्ट है, पियाजे का जो कंसेप्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के रिलेटेड, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को यहाँ पे सीडी लिखा गया है, शॉर्ट में लिखा गया है। तो उनके अकॉर्डिंग कॉग्निशन एज सोशल प्रोसेस, सोशल प्रोसेस में सामाजिक सामाजिक प्रक्रिया है। ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास है, ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। और एक तरफ बोला गया कि कॉग्निशन एज थॉट प्रोसेस, दैट मीन्स ये जो संज्ञानात्मक विकास है, ये एक सोचने लायक है। दैट मीन्स सोच के द्वारा होता है, आप जो सोचते हो उसके द्वारा विकसित होता है। ये दो चीज हो गए। अभी कॉग्निशन एज सोशल प्रोसेस मीन्स वी लिव इन ए सोसाइटी। रियली हम लोग तो लिव करते ही हैं, सोसाइटी में रहते हैं। व्हेन वी लिव इन ए सोसाइटी, वी लर्न सोसाइटल वैल्यूज, सोसाइटल एटीट्यूड, सोसाइटल वोज एंड सोसाइटल रूल्स ऑल्सो। हम जब सोसाइटी में, समाज में रहते हैं, समाज में बहुत कुछ सीखते हैं।
कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रहे, कैसे संबंध बनाए रखे, कैसे एक दूसरे को हम हेल्प करें, सोसाइटी में जो वैल्यूज है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसको कैसे फॉलो करें, उसको। तो ये बताया गया आपका जो विकास होता है, ये सारे गुणों से होता है। दैट मीन्स सोसाइटल स्किल्स, सोसाइटल एबिलिटीज, सोसाइटल रिलेशनशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सोसाइटल वोज एंड एटीट्यूड्स। तो इसके थ्रू आपका विकास होता है। कौन सा विकास? संज्ञानात्मक विकास। समाज के जो 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 चीजें आपको हेल्प करती हैं विकास के लिए, वो सब है। अभी कॉग्निशन एज थॉट प्रोसेस। अभी थॉट प्रोसेस बोले तो क्या होगा? अभी थॉट प्रोसेस मीन्स होता है, यहाँ पे आप थॉट बनाओगे, सोचोगे, कोई चीज को करने से पहले बहुत बार सोचोगे। सो ये कॉग्निशन एज थॉट प्रोसेस, ये देखिए यहाँ पे था। इट इन्वॉल्व्स रिमेम्बरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। अभी आप बचपन से लेके बड़े हो रहे हो, दैट मीन्स आप इन्फेंसी पीरियड के बाद जब आप स्कूल जाना स्टार्ट करते हो, तो कौन सा पीरियड है? चाइल्डहुड। सो फ्रॉम द चाइल्डहुड टू एडल्टहुड पीरियड, जब ये दो पीरियड में आप रहते हो ना, सो ये दोनों पीरियड में आपको क्या करना है? नॉर्मली बहुत कुछ चीजें करना रहता है, जैसे कि कोई चीज को याद रखना, रिमेम्बरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये आप कोई भी प्रॉब्लम में हो तो, डिसीजन मेकिंग, कोई भी चीज का डिसीजन लेने के लिए आपको हेल्प करेगा। चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, नॉर्मली चाइल्डहुड टू एडल्टहुड मीन्स आप छोटे से बड़े होने तक ये सारी चीजें चेंजेस आती हैं। सपोज आप छोटा बच्चा हो, तो छोटे बच्चे जब लर्न करते हैं तो थोड़ा थोड़ा चीज करते हैं, बट आप एडल्टहुड में बहुत ही वास्टली उस चीज को लर्न करते हो। ठीक है? तो यहाँ पे इसलिए है कि आप बहुत बड़े-बड़े चीज़ों को करते हैं, तो आपका थिंकिंग एबिलिटी भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ग्रो करता है। आपका स्लोली ये ग्रो करता है। ये जो चीज़ें हैं ना, फ्रीक्वेंटली नहीं होती है, बहुत ही स्लोली होती है, फ्रॉम एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक चलती है। तो इसलिए इसको मेंशन किया गया है कि इट इन्वॉल्व्स रिमेंबरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग। कोई भी चीज़ों में डिसीजन लेना कि ये सही है या गलत, कोई भी चीज़ को रीज़न आउट करना कि ये चीज़ में क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं थॉट प्रोसेस। ठीक है? सो हम कौन से पॉइंट पे बात करेंगे कि ये हमारा मेंटल एबिलिटी के ऊपर काम करता है, हमारे जो ब्रेन में एबिलिटी है, मीन्स कोई भी चीज को सोचने का, कोई भी चीज को समझने का, हमारे पास जो एबिलिटी है उसको बोलते हैं। उसके साथ द एरियाज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर प्रोसेसिंग इंटेलिजेंस, मीन्स आप अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के रिलेटेड एरियाज के ऊपर जाते हैं। अगर जैसे कि आपके एरिया में क्या क्या आता है, आपके एरिया में कोई पानी टंकी है, आपके एरिया में मंदिर है, स्कूल है, ऐसा है, तो आपके एरिया में ये कनेक्ट होता है ना। तो वैसे ही आपके जो विकास होते हैं, संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उस विकास के दौर पे, मीन्स उसके एरिया पे ये तीन चार चीजें रहती है। क्या क्या है? जैसे हो गया प्रोसेसिंग, कोई भी चीज को प्रोसेसिंग करना, कोई भी चीज को समझना। फॉर द फर्स्ट टाइम आप जब मुझे मिलोगे तो क्या करोगे? मेरे अंदर जो जो प्रॉब्लम्स है या जो जो अच्छाई है उसको समझोगे। जैसे आप ह्यूमन बीइंग को मिलते हो, कोई भी न्यू पर्सन को आप मीट करने चलते हो या फिर फ्रेंडशिप करते हो, तो वही चीज करते हो, सेम चीज यहाँ पे प्रोसेसिंग होता है उसके इंटेलिजेंस का, कि आप अपने इंटेलिजेंस को यूज करके कितना उसको समझ रहे हो। फिर आया रीजनिंग, कोई भी चीज को समझ के उसके अंदर जो रीजन है, कारण है, उसको निकालना, तर्क करना। फिर उसके बाद आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट मीन्स लैंग्वेज का विकास, यहाँ पे भाषागत अधिकार लेना या फिर भाषा को लर्न करना। जैसे जैसे आप बड़े होते हो ना, तो मल्टीपल लैंग्वेज आप लर्न कर सकते हैं। जैसे बाय बर्थ आप बड़े हो रहे हो, बाय बर्थ के बाद आप थोड़े थोड़े से जो ग्रो कर रहे हो, उसमें आपको क्या क्या लैंग्वेज मिला? ओनली आपको मदर टंग ही आप सीख पाओगे, बिकॉज मदर एंड फादर ने उसी लैंग्वेज से आपको पहली बार बात करना स्टार्ट किया था, उसको फर्स्ट सीखेंगे। उसके बाद आप और थोड़ा बड़े हो गए, तो अभी मल्टीपल लैंग्वेज आपके सराउंडिंग से आप लर्न कर रहे हो, तो ये हो जाएगा कि मिक्सिंग टाइप हो गया। अभी और थोड़े बड़े हो गए, तो और थोड़े बड़े में हम लोग क्या करेंगे? मल्टीपल जो लैंग्वेज है उसको हम सीखना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज वेरिएशंस आता है धीरे धीरे आप बड़े होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग एरियाज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर प्रोसेसिंग इंटेलिजेंस, रीजनिंग, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड लास्टली मेमोरी। कोई भी चीज को स्टोर करके रखना, समझ के उस ज्ञान को स्टोर करके रखना। जैसे आप फर्स्ट टाइम के लिए कुकिंग करते हैं, तो उसका इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में रहा ना। वैसे ही आप फर्स्ट टाइम के लिए कहीं पे घूमने गए हैं, तो अच्छी जगह का देख के उसको आप रिमेम्बर करके रखते हो, तो वो हो गया मेमोरी। तो ये थॉट प्रोसेस का अंडर आता है। इतना क्लियर है? यस और नो? यस और नो? ओके, चलो नेक्स्ट। अभी स्टेजेस ऑफ सीडी, सीडी मीन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये स्टेजेस ऑफ सीडी में क्या आता है? ये मतलब कंसेप्ट कब आया, थ्योरी कब डेवलप्ड हुआ?
पियाजेस थ्योरी वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन 1952। कब डेवलप्ड हुआ? 1952 को डेवलप्ड हुआ। इट वाज बेस्ड ऑन चाइल्ड्स नॉलेज एंड बेसिक यूनिट्स ऑफ नॉलेज। तो ये कौन सी चीज के ऊपर बेस्ड है? ये बच्चों के नॉलेज के ऊपर बेस्ड है एंड उनके जो बेसिक यूनिट्स है नॉलेज के। मैं कल भी इसको बोलते हुए रुकी थी कि आपके बॉडी में जैसे बहुत सारे कोश होते हैं ना, सेल होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ सेल्स एंड सेल्स अगेन कंटेन वेरियस फंक्शन। बहुत सारे फंक्शंस को वो कैरी करता है। वैसे कोश के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। अभी बहुत सारे कोष भी हैं, हमारे कोशिकाएं हैं बॉडी के अंदर। अभी ये जो कोशिकाएं होते हैं ना, इसमें से एक एक कोशिकाएं जैसे डिवाइड होंगे तो क्या मिलेंगे? और भी कोशिकाएं मिलेंगे। तो बोल सकते हैं कि एक जीवित चीजों के अंदर जो भी जीवित है, दैट मीन्स वी आर लिविंग बीइंग। सो हमारे अंदर कौन से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है? सेल। सबसे छोटा चीज, इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? सेल, कोशिकाएं होते हैं। तो वैसे ही हमारे ज्ञान के लिए, ज्ञान का भी कुछ कुछ तो ऐसे छोटे छोटे यूनिट। हाँ बोलिए। कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट शॉर्टकट में लिखा गया है सीडी। ओके। तो अभी चाइल्ड जो नॉलेज है ना, छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड होता है एंड दैट यूनिट इज कॉल्ड स्कीमा। क्या बोल सकते हैं? स्कीमा। SCHEMA। स्कीमा। उसके बारे में नेक्स्ट पढ़ेंगे स्कीमा क्या होता है। तो इसके बाद देखिए कि देयर आर फोर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन पियाजेस थ्योरी। पियाजे की थ्योरी में कितने स्टेजेस है? चार स्टेजेस है। ये कल भी हमने कंप्लीट किया था कि ये चार स्टेजेस है। फर्स्ट वन इज सेंसरी मोटर, सेकंड वन इज प्री ऑपरेशनल, थर्ड वन इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फोर्थ वन इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट के लिए मैंने क्या बोला था? SPCF। याद रखने के लिए SPCF। तो सेंसरी मोटर, आपको वर्ड से ही समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे सेंस ऑर्गन्स यूज होता है। तो कौन सा एज ग्रुप के बच्चे हैं वो देख लीजिए आपके लाइफ पीरियड को। हाँ, कुछ बोल रहे हो आप लोग? बोलिए। कौन कुछ बोल रहा है? S फॉर सेंसरी मोटर, P फॉर प्री ऑपरेशनल, C मीन्स कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड लास्ट वन एप मीन्स फॉर्मल ऑपरेशनल। यहाँ पे जो स्टेजेस हैं, स्टेजेस को हमने शॉर्टकट बोला। ओनली फर्स्ट लेटर यूज किया। फर्स्ट लेटर, फर्स्ट अल्फाबेट, SPCF। ओके। सो देखिए यहाँ पे आप जब पूरा कंटिन्यू करे थे ना अपना लाइफ साइकिल, दैट मीन्स हमारा एक प्री नेटल, नेटल स्टेज, पोस्ट नेटल, ऐसा हम लोग पढ़ रहे थे। गर्भावस्था, देन नवजात, नवजात के बाद किशोरावस्था, देन प्रौढ़ावस्था, ऐसा ऐसा हम पढ़ रहे थे। बाल्यावस्था, देन किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ऐसे पढ़ रहे थे। उसी स्टेज को लेके यहाँ पे भी है सेम। एज में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम रहेगा तो आपको इजी होगा। भी देखिए सेंसरी मोटर का स्टेज का लिमिट कौन सा है, स्पेशली कौन से स्टेज को हम बोलते हैं? इन्फेंसी स्टेज को और इन्फेंसी पीरियड को। एज ग्रुप कितना है? 0 to 2 ईयर्स। एज ग्रुप है 0 to 2 ईयर्स। इसके बाद आता प्री ऑपरेशनल। तो नॉर्मली प्री ऑपरेशनल में क्या आएगा? अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड 2 to 7 ईयर्स। कौन सा एज ग्रुप के लिए है? 2 to 7 ईयर्स। अर्ली चाइल्डहुड बच्चे आ गए। अभी अर्ली बोला गया तो लेट चाइल्डहुड भी तो आएगा। तो लेट चाइल्डहुड यहाँ पे आ गया। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में लेटर चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड। अभी लेट चाइल्डहुड कितना टाइम पीरियड के लिए? 7 से लेके 12, 7 to 12 ईयर्स के लिए। अभी लास्ट वन इज द फॉर्मल ऑपरेशनल, दैट इज द एडोलेसेंट पीरियड। एडोलेसेंट पीरियड। अभी ये पूरा हो गया कि टीनेज बच्चों के लिए। तो 12 ऑनवर्ड्स जितने भी हो गए, ठीक है। अभी 12 से लेके 19 या 20 तक भी चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारे एज तक भी आता है, कुछ बच्चों में आता है, हर एक के लिए नहीं है। फॉर्मल ऑप्शनल अगर बोला जाए एवरेज में टीनेजर्स बच्चों के लिए है, अदरवाइज हमारे एज तक भी कुछ कुछ लोगों को जाता है, वो डिजीज वाले होते हैं। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट में। फर्स्ट स्टेज को जाएंगे, सेंसरी मोटर। सो नॉर्मली सेंसरी मोटर मीन्स क्या हो गया? मोटर मीन्स मूवमेंट, सेंसरी मीन्स सेंस ऑर्गन्स। स्नायु को यूज करना। आपके जो स्नायु है, आपकी जो भी सोच होता है ना, सोच में आप कैसे सोचते हो? छोटा बच्चा अपनी सोच से कैसे रोने लगता है? क्योंकि वो अपने स्नायु के थ्रू या फिर बोल सकते हैं नर्व्स, नर्व्स के थ्रू सेंस ऑर्गन का यूज करके उसको पता चलता है कि उसको भूख लगा है, उसको रोना है। अभी कैसे बुलाएगा मम्मी को या पेरेंट्स को? तो उसके लिए वो यूज करता है अपना सेंस ऑर्गन को, ठीक है। अभी सेंस ऑर्गन्स में क्या क्या है? जैसे कि आंखें हैं, आईज, नोज, ईयर्स, टंग, माउथ। टंग के साथ माउथ ही आएगा। फिर आ गया स्किन,
ठीक है, स्किन, तो इतनी चीज़ें होता है। अभी देखिए कौन से एज ग्रुप के हैं, इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने किया था, बहुत अच्छे से किया था, बहुत लेंथी वे से भी किया था। एक मैंने पीडीएफ दिया था जहाँ पे 0 से लेके 7 इयर्स तक पूरे सारे बच्चों के जो एज पीरियड्स है उसको हमने डिफाइन किया एंड उनमें क्या-क्या डिफरेंसेस थे। दैट मीन्स कैसे उनका स्पीच चेंजेस हुआ, कैसे वो बोलना शुरू किए, कैसे वो चलना शुरू किए, कैसे वो खाना खाते हैं, सारी चीज़ों को हमने थोड़ा-थोड़ा करके लिखा था। एक टेबल था, बहुत बड़ा टेबल था, उसको देख लेंगे तो उसको और भी क्लियर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? मैंने पढ़ाया भी था इसको अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए हाँ, बोलो? हुँ। नहीं, नहीं, वो टेबल को ऐड नहीं करना है, उसको मैंने समझाने के लिए दिया था। डिटेल बहुत कुछ समझना पड़ता है ना, हर एक चीज़ को लिखना नहीं पड़ता, ठीक है? उसको मत लिखना, उसको मत लिखना। हाँ, उतना पीडीएफ लिखोगे तो हो जाएगा। वो जो 2-3 पेजेज़ का था, जैसे देखो ये अभी समझने के लिए हमें चाहिए, तो वो चीज़ को समझने के लिए आप एक्स्ट्रा में लिख सकते हो कि फर्दर आप लाइफ़ में जब भी पढ़ाई करो उसको, तो वहाँ से आपको हेल्प मिले। बट आपको एग्ज़ाम्स में नहीं लिखना है, क्वेश्चन्स के अंडर में वो नहीं जाता है। ठीक है? ओके, तो यहाँ पे देखो, द सेंसरी मोटर स्टेज स्टार्ट्स फ्रॉम द डे ये चाइल्ड इज बॉर्न। जब वो बाय बर्थ आया, अर्थ पे आया, तो वहां से वो कंटिन्यूस करेगा कब तक? चाइल्ड रीचेस द एज 2। 2 इयर्स का जब तक नहीं हो जाता वो तब तक ये टाइम पीरियड को कंटिन्यू करेगा। दिस इज द फर्स्ट एज, ये पहला अवस्था है जहां पे वो सेंसरी मोटर, सेंस ऑर्गन्स को यूज करना शुरू करेगा। ठीक है, सेंस ऑर्गन को यूज करना शुरू करेगा। एंड इस पीरियड को हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे बच्चे बहुत ही ज्यादा सेंस ऑर्गन यूज करते हैं, इसलिए सेंसरी मोटर। और नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है ना, बच्चे थोड़ा थोड़ा करके कोई चीजों को जानते हैं, वस्तुओं को पहचानते हैं, इसलिए इसको बोला गया है। अदरवाइज यहाँ पे ऐसा कोई चीजें है नहीं, अलग से कोई चीजें नहीं है। तो यहाँ पे पहला स्टेज तो आपने देखा कि यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों में ऑल सेंसेस एक्टिव हो गया है। आफ्टर 8 मंथ्स ये चाइल्ड गेट्स द नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस। मैंने ये चीज भी बताया था आपको, ऑब्जेक्ट परमानेंस मीन्स कोई भी चीज को पकड़ना। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जब आप कोई सेंस ऑर्गन को यूज करते हैं, इमोशंस के लिए भी आप सेंस ऑर्गन को यूज करते हैं। आंख से ही आंसू आते हैं, सोचते हो आप तभी जाके आंसू आते हैं। तो उसको हम क्या बोलते थे? संवेदना। संवेदना और संवेदनात्मक ऐसे बोलते थे, तो यहाँ पर भी हिंदी में होगा संवेदी पेशीय। बिकॉज यहाँ पे हम ऑर्गन्स बोले हैं, तो संवेदी पेशीय। और हम बोल सकते हैं गतिवाही, बिकॉज यहाँ पे मूव कर रहे हैं हम लोग। मूव कैसे कर रहे हैं? सेंस ऑर्गन के थ्रू कर रहे हैं, तो इसलिए बोल सकते हैं गतिवाही। गतिवाही। तो यहाँ पे देखो कितने छोटे छोटे पॉइंट्स में मैंने लिखा है। तो फर्स्ट स्टेज हमारा आ गया स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, इसका पॉइंट सारा ऊपर है। तो ये कब से कब तक होता है पता है? 0 to 30 डेज के लिए, मंथ्स नहीं बोल रही हूँ, 30 डेज के लिए। 0 to 30 डेज मीन्स जैसे आज बच्चा पैदा हुआ है तो आज उसका उम्र कितना हो गया? 0 है। आज का पूरा दिन वो कंप्लीट कर लेगा तो वो 1 डे का हो जाएगा। 30 डेज तक ये स्टेज चलेगा जहाँ पे ऑल दिस स्टेज और एट दिस स्टेज ऑल दिस थिंग्स मीन्स यहाँ पे बच्चा अपना रिफ्लेक्स एक्शंस करेगा। दैट मीन्स जैसे कि सकिंग एन ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज उसको पकड़ा दो तो वो चाटना शुरू करता है। क्यों? उसको सकिंग का ही हैबिट है। क्योंकि वो जैसे दूध पीता है तो वहां पे भी वो सकिंग करना सीखता है पहले पहले, इसलिए वो कोई भी उंगली भी उसके मुंह पे दे देना उसको थोड़ा थोड़ा करके चाटना शुरू करेगा। उतना ही उसको पता है। इसको बोलते हैं हम लोग स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। अभी रिफ्लेक्स एक्शन को अगर समझना है तो ये बायोलॉजी वर्ड्स है, ये बायोलॉजी वर्ड है, बायोलॉजी वर्ड के थ्रू ही समझना पड़ेगा। कि बायोलॉजी में अगर चलते हैं तो ये वर्ड का मतलब क्या होता है? आप जानते हो स्टिमुली? डू यू नो स्टिमुली? स्टिमुली होता है कि आउटर फॉरेन सब्सटेंस हो सकता है या फिर आउटर फॉरेन एक्सपीरियंस हो सकता है। जैसे कि मैं आपको कुछ बोल रही हूँ तो ये आपके बॉडी के विद इन नहीं चल रहा, आपके बॉडी के बाहर से आ रहा है, आपके माइंड में जा रहा है, तो ये हो गया एक टाइप का स्टिमुली। अभी ये किस लिए गया? आपके नर्व्स के थ्रू गया एंड आपके माइंड में वो एक्टिविटी स्टार्ट किया, उसके थ्रू आप जान पा रहे हो, तो इसको टोटल बोला जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। सो ये स्टेज 0 to 30 डेज के लिए है। अभी इसके बाद ये फर्स्ट स्टेज के अंदर ही आता है, ये सारे सब स्टेजेस है फर्स्ट स्टेज के अंदर। जो गतिवाही अ, अवस्था है ना उसमें इतने सारे स्टेज आते हैं। तो अभी देखो नेक्स्ट 1 to 4 मंथ्स के लिए, 1 to 4 मंथ्स के लिए क्या क्या है? 1 to 4 मंथ्स के लिए स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन।
प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। तो प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन में यहाँ पे हमने मेंशन क्या किया, आरए ऑफ दिस चाइल्ड और दैट इज चिल्ड्रन आर चेंजेस, दैट मीन्स जो रिफ्लेक्स एक्शन था, आरए मीन्स रिफ्लेक्स एक्शन, आरए मीन्स रिफ्लेक्स एक्शन, ये जो उनका गति था, बच्चों का जो गति था कि उस टाइम में उसने एक ही टाइप के एक्टिविटीज किए कि कोई भी चीज आया मुंह के पास तो उसने चाटना शुरू कर दिया, सकिंग करना शुरू कर दिया। अभी वो चीज और थोड़ा चेंज हो गया, बदल गया, आरए ऑफ द चिल्ड्रन आर चेंजेस, रिफ्लेक्स एक्शन बच्चों के लिए बदल गया। पहला पॉइंट गया। अभी दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पे उनका फीलिंग्स थोड़ा थोड़ा जेनरेट होगा, जैसे कि माँ के पास ही रहना है, माँ ही हमारा सब कुछ है, तो वो फीलिंग जैसे वो जान जाता है ना कि माँ का जो उसका बिहेवियर है, इमोशंस है, माँ के साथ कनेक्ट हो जाता है, मदर के साथ। फादर के साथ भी थोड़ा बहुत कनेक्ट होता है, बट दूसरे लोगों के साथ उतना कनेक्ट नहीं होता है, इसलिए किसी के भी गोद पे जाता है तो रोना शुरू करता है। सो बाय देयर फीलिंग्स और एक्सपीरियंस दीज आर रिपीटेड एंड आर कोऑर्डिनेटेड टू ईच अदर। ऐसे कोऑर्डिनेट करता है मीन्स एक दूसरे के साथ मिलके काम करता है। हो गया, ये हो गया प्राइमरी, पहले हो गया प्राथमिक। सॉरी। देन नेक्स्ट हो गया स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। अभी स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन में क्या आएगा, ड्यूरिंग दिस स्टेज, अभी जो स्टेज आया उस स्टेज में क्या होता है, चिल्ड्रन टच द ऑब्जेक्ट्स एंड दे ग्रो दैम। सो दे ग्रो विद दैम और दे थ्रो दैम, और ऑल दिस थिंग्स जो भी वो लाता है ना मुंह में डालता है। अभी जो बच्चे आएंगे यहाँ पे दो तीन वर्ड यूज करना है, मैंने ओनली एक वर्ड यूज किया, ग्रो किया है, थ्रो किया है, सॉरी थ्रो किया है, आप ग्रो यूज करोगे वर्ड, ग्रो, थ्रो एंड पुट, पुट इनसाइड द माउथ। ऐसे आप लोग दो तीन वर्ड यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो 4 से 6 महीना का बच्चा होता है ऑलवेज देखिएगा मुंह में ही हाथ डालते हैं, मुंह में हाथ डालते हैं, हाथों में कुछ भी पकड़ा दो वो मुंह में ही डालता है, देखे आप लोग। सो ये बच्चे कोई भी चीजों को छूते हैं, पकड़ते हैं और मुंह में डालते हैं। इवन इफ आप अगर एक फिंगर पकड़ा दो तो फिंगर को बहुत अच्छे से वो पकड़ लेता है, पकड़ के मुंह में डाल देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पकड़ के डालना भी ये काम हो गया ना, तो आप पुट इन द माउथ, पुट इनसाइड द माउथ लिख सकते हो, सिंपली पुट इन द माउथ। सो ये फर्स्ट पॉइंट। फिर आप क्या करते हैं, बच्चे खिलौने के साथ ही बढ़ते हैं, थोड़े थोड़े उसको खेलते हुए, तो ग्रो विद देम और थ्रो द थ्रो दी टॉयज और थ्रो दी डिफरेंट थिंग्स, जो भी वो ऑब्जेक्ट पकड़ा है आउटसाइड बाहर फेंक देता है, वैसे पकड़ के बाहर फेंक देता है। तो ये हो गया सेकेंडरी मीन्स द्वितीयत, ये द्वितीयत सर्कुलर रिएक्शन है, ये घूमता हुआ रिएक्शन है, रिपीटेडली होता है इसलिए सर्कुलर कहते हैं, रिपीटेड होता है सो इसलिए सर्कुलर कहते हैं। तो पहला स्टेज याद रहा, रिफ्लेक्स एक्शन का स्टेज है, जहाँ पे बच्चे जो भी चीज समझेंगे उतना ही करेंगे। तो सकिंग करना है, अभी मुझे बाहर निकाला गया है, मैं कोई भी चीज को चाटूंगा, ओनली इतना ही सकिंग करना है। अभी स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन नॉर्मली 1 से 4 महीने के बच्चों के लिए होता है। इस टाइम में बच्चे रिपीटेडली एक चीज को एक्सपीरियंस करते हैं एंड यहाँ पे जो रिफ्लेक्स एक्शन था बदल गया है और रिपीटेडली करते हुए चलते हैं। अभी 4 से 6 महीने के बच्चे हैं, यहाँ पे बच्चे कोई भी ऑब्जेक्ट को अच्छे से पकड़ेंगे एंड उसको समझेंगे, समझने के बाद उनको लगा कि मुंह में डालना है, मुंह में डालेंगे, उनके साथ खेलते हुए बढ़ेंगे या फिर बाहर फेंक देंगे। हो गया। अभी नेक्स्ट आते हैं स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमाटा। दैट मीन्स स्कीमा मैंने बोला था, स्कीमा मीन्स होता है नॉलेज के छोटे छोटे, हमने स्कीमा बोला, नॉलेज के छोटे छोटे पॉइंट्स को हमने क्या बोला, स्कीमा बोला। अभी जो स्कीमा है नॉर्मली स्कीमा है, ये स्कीमा क्या करेगा कि आपने अभी तक 1 से लेके 6 महीना तक या फिर जीरो से लेके जो 6 महीना तक का टाइम है, जो 6 महीना तक का टाइम है, उस टाइम पीरियड के अंदर वो ग्रो कर रहा है। वो क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, किसको ग्रो कर रहा है, अपने नॉलेज ग्रो कर रहा है। इसी नॉलेज के साथ वो क्या करेगा, अभी कोई भी काम को करना शुरू करेगा, थोड़ा थोड़ा समझना सीख गया। 8 से 12 महीना का बच्चा है, 8 से 12 महीना का बच्चा है, 1 साल का होने जा रहा है। तो देखो, इन दिस स्टेज चिल्ड्रन स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग द मीन्स ऑफ अटेनिंग गोल्स, कौन सा चीज करना है, ये चीज करने से ये मिलेगा, ये एम फिक्स्ड हो गया अभी। ठीक है, ये एम चीज़ करने से आपको ये मिलेगा, दैट मीन्स हम अभी सीख गए कि मुझे भूख लगा है तो मुझे रोना है, रोने से मुझे खाना मिल जाएगा। अभी मुझे खिलौना चाहिए तो मैं हाथ हिला के किसी को बुलाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा। अगे मुझे कहीं पे जाना है तो मैं वहां पे दूसरे टाइप का रोना स्टार्ट करूंगा। तो ऐसे टाइप के एक्टिविटीज चेंजेस करते हैं, वो इनिशिएट करते हैं कि एक्टिविटीज बड़ों के साथ होने चाहिए। आपने कुछ चीज़ शुरू किया, छोटे हो आप, तो आप हर एक चीज़ करने के लिए किसका गाइडेंस लेते हो? बड़ों का स गाइडेंस लेते हो, तो आप बड़ों के साथ ऐसा करना शुरू करोगे। तो ये हो गया स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमाटा, स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमाटा। अभी नेक्स्ट आते हैं स्टेज ऑफ टर्शियरी सर्कुलर एक्टिविटी। अभी आ गया क्या? टर्शियरी, टर्शियरी आया, थर्ड स्टेज।
अभी ये तृतीयत स्टेज है, जहाँ पे क्या होगा, आप जितने बच्चे समझ रहे थे, अभी तक उसको यूज़ कर रहे थे, अभी इन दिस स्टेज चिल्ड्रन लर्न द एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी बच्चे ना क्या करेंगे, बच्चे उसके आकार को समझ रहे हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी वस्तुओं का आकार को समझते हैं। उसका अगर वो एक बॉल पकड़ा है, तो बॉल को वो देखेगा, ऑब्जर्व करेगा एंड बॉल के जितने भी आकार है उसको समझेगा। अब ये देखो, वो उसको अगर मैंने एक बॉक्स दे दिया खेलने के लिए, तो बॉक्स कैसा हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है या रेक्टेंगुलर हो सकता है, तो वो आयताकार में हो सकता है या चतुर्भुज हो सकता है, वैसे हो सकता है ना। तो वैसे वो देख के उसको समझेगा एंड उसको क्या करेगा, समझने के लिए एक विधि होता है, सॉरी, समझने के लिए एक विधि वो यूज करता है, वो विधि का नाम है ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर, कोई भी काम अगर आप करते हो तो वहां पे क्या करते हैं, कोई भी कुकिंग आप कर रहे हो, एक बार खराब हुआ, नहीं मैं नहीं करूंगी, फिर आप नेक्स्ट कुछ दिनों के बाद फिर से ट्राई करना स्टार्ट करते हो, नहीं फिर से ट्राई करके देखते, हो गया, थोड़ा सा ठीक हुआ, अभी मैक्सिमम और 3-4 बार अगर ट्राई कर लो तो वो बहुत परफेक्शन के साथ आप सीख जाओगे। तो ये होता है ट्रायल एंड एरर। जितना बार आप ट्राई करोगे, गलतियाँ निकलेंगी तो गलतियों को सुधारोगे, फिर से करोगे, तो उसके थ्रू आप एक बहुत अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है? ये हो गया स्टेजेस और स्टेज ऑफ टर्शियरी सर्कुलर एक्टिविटी। अभी आते हैं लास्ट स्टेज में, 18 से 24 महीना के लिए। अच्छा, पांचवा स्टेज जो था, दैट मीन्स फिफ्थ स्टेज, 12 टू 18 मंथ्स के लिए है। 12 टू 18 मंथ्स के लिए है। अभी जो 18 से 24 महीना के लिए जो है, दैट मीन्स स्टेज ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कंटिन्यूएशन। आप अभी जो जो चीजों को समझना शुरू किए हैं, उसके साथ अपने माइंड को भी जोड़िए। तो चाइल्ड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ दोज ऑलरेडी सीन ऑब्जेक्ट इन देयर एब्सेंस। अभी क्या था, उसने जो बॉल समझा, बॉल का आकार ऐसा होता है, एक बॉक्स का आकार ऐसा होता है, ये खाना ऐसा है, बट क्यों है, किस लिए है, ये चीज वो शुरू करेगा 18 से 24 महीना में। मतलब वो जो चीजें पहले देख चुका है, बट वो चीज पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, बट है, हम लोग कहानी में पढ़े हैं, जैसे हमने कहानी में पढ़ा है, पहले ना बहुत बड़े बड़े राक्षस होते थे, बच्चों को बताया गया। अभी बच्चों ने समझ लिया कि ये सच में होता है, बट वो जैसे जैसे बड़े होंगे, वो चीज को वो अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे कि इसमें सच्चाई में कुछ है या नहीं है। ठीक है? चाइल्ड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द एग्जिस्टेंस दोज ऑलरेडी सीन ऑब्जेक्ट इन देयर एब्सेंस। जो उनके उपस्थिति में जो चीज उन्होंने नहीं देखा, मीन्स वो उपस्थित जब नहीं थे, जैसे उनका बर्थ अभी हुआ है ना, तो पहले का जो टाइम पीरियड चला गया, तो उन्होंने तो कुछ भी नहीं देखा। तो उस समय में जो जो हो गया है, जो चीजों के बारे में उन्होंने कहानी में सुना है मम्मी से, उसके बारे में वो जानना शुरू करेंगे 18 से 24 महीना में। शुरू करेंगे, एंड नहीं करेंगे, अभी तो स्टार्ट हुआ है। 2 साल का होने वाला है, स्कूल जाएगा, अभी शुरू किया है वो जाने के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, ये फूल ऐसा क्यों है, ये स्कूल ऐसा क्यों है, यहाँ पे ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं, ऐसे क्यों करते हैं, तो ये सब चीजें वो पूछना शुरू करेगा, बिकॉज पहले से ये सारे चीज हो चुके हैं। तो इसको हमने सेंसरी मोटर स्टेज में लिखा। ठीक है? इसके बाद चलते प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये सेकेंड स्टेज है, दूसरा स्टेज है। ये कौन सा स्टेज है? दूसरा स्टेज है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ, ठीक है, आप जिनको तबीयत ठीक नहीं लग रहा वो चाहिए, आपको वीडियो मिल जाएँगे। एक आध बच्चे के लिए तो हम मैक्सिमम बच्चों को एंड नहीं कर सकते ना। आप यहाँ पे एंड करिए, आप जाइए, मैं वीडियो ऑलरेडी सेंड करूँगी, बिकॉज़ ऑलरेडी मेरा तबीयत खराब है, मैं क्लास ऑफ नहीं कर रही हूँ। तो मैक्सिमम बच्चों के लिए तो वैसे नहीं कर सकते, प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसे करते-करते अगर टाइम एंड हो गया, फिर एग्ज़ाम्स आ गए फटाक से, तो प्रॉब्लम में फँस जाएँगे। तो आप लोग वीडियो में सुन लीजिएगा। अगर फिर वापस हमें टाइम मिला तो वहाँ पे रिवाइज़ करेंगे, बट मैक्सिमम टाइम ऐसे करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें खुद प्रॉब्लम हो रही है, इतना तबीयत हमारा भी खराब है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट मैं वीडियो सेंड कर दूँगी, वहाँ पे जॉइन कर लेना, वहाँ से सुन लीजिएगा। अच्छा, चलिए। प्री ऑपरेशनल स्टेज, नॉर्मली प्री ऑपरेशनल स्टेज, दिस इज द सेकंड स्टेज। ये कौन सा स्टेज है? ये सेकंड स्टेज है। ठीक है? ये सेकंड स्टेज है। तो यहाँ पे क्या क्या होगा बताइए? यहाँ पे 2 साल के बच्चे हैं, 2 से 7 साल, 2 से 7 साल के बच्चे सिग्नल देना जानते हैं, कोई भी इमेज को समझना जानते हैं, नॉलेज जानते हैं। मीन्स अपना जो नॉलेज उन्होंने 2 साल के अंदर लिया था ना, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे आप जानते हैं बहुत जल्दी रिसीव करते हैं हर एक चीज को, अगर उनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है तो हर एक चीज को रिसीव कर लेता है फटाफट। कलर से लेके रेनबोज कलर, साइज, शेप सब कुछ समझ जाते हैं, नंबर्स समझ जाते हैं, तो सिग्नल्स भी समझ जाएंगे। अपने नॉलेज को यूज करके कोई भी इमेज को समझ सकते हैं, कोई भी ड्राइंग को समझ सकते हैं, ऐसा है। तो यहाँ पे ना 3 स्टेजेस फिर से आए, मीन्स 3 स्टेजेस, सब स्टेजेस बोल सकते हो, या फिर इस स्टेज को रिलेट करते हुए 3 वर्ड्स बोल लो। 3 शब्द ऐसे आएंगे जो कि इस स्टेज को रिलेट करता है। आपको अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि सेंट्रेशन क्या है, तो सेंट्रेशन पहले कौन से स्टेज में आता है सोचो, उसके बाद लिखो।
ठीक है? तो यहाँ पे 3 वर्ड है या शब्द है, दैट इज ईगोसेंट्रिज्म, सेकंड एनिमिज्म, थर्ड सेंट्रेशन। तो ईगोसेंट्रिज्म जहाँ पे बच्चे खुद के बारे में थिंक करते हैं, ठीक है, खुद के बारे में थिंक करते हैं या खुद से सोचते हैं, इतना समझ आता है। ईगो में हम क्या करते हैं, किसी का बात सुनते हैं नहीं, खुद के बारे में सोचते हैं या खुद से ही जो सोचते हैं वही सही होता है। तो इस स्टेज में बच्चों का हर एक स्टेज में कुछ ना कुछ यूनिक कैरेक्टर आया हुआ है, ठीक है। तो इस स्टेज में क्या होता है ना, द स्टेज इन व्हिच ए चाइल्ड कैन नॉट थिंक फ्रॉम अदर्स व्यू पॉइंट, लोगों को समझ के, उनके व्यू पॉइंट्स को लेके, उनके थ्रू, उन्होंने जो बताया उसके थ्रू नहीं समझ के खुद से समझता है या फिर खुद का ही डिसीजन लेता है, ये होता है ईगोसेंट्रिज्म। अभी नेक्स्ट होता है एनिमिज्म। एनिमिज्म जैसे ना, हम लोग अगर आसपास हो बट बच्चों के पास खिलौना दे दो, तो उनको लगता है कि खिलौना जो है, टॉयज जो है, डॉल्स जो है, ये सारे रियल है, ये सारे रियल है, ये सारे रियल वर्ल्ड में रहते हैं, रियल है। एंड जो ह्यूमंस है ना, इंसान है, उनके साथ ये सेम है, ये भी खाना खाते हैं, ये भी चलते हैं, इनको भी नींद आता है, इनको भी भूख लगती है, प्यास लगती है, जैसे इंसानों को लगती है। तो ए टर्म व्हिच डिस्क्राइब मीन्स एनिमिज्म ऐसा टर्म है, शब्द है, जिसको समझने के लिए एक फेनोमेनन हम यहाँ पे देते हैं, जैसे कि चिल्ड्रन थिंक टॉयज आर रियल एंड सिमिलर टू ह्यूमंस। यहाँ पे टॉयज जितने खिलौने हैं वो सारे रियल हैं, सच्चाई में वो एग्जिस्ट करते हैं इस अर्थ में, एंड वो ह्यूमन के साथ सेम है। तो इसको बोलते हैं एनिमिज्म। जैसे अभी के टाइम पे एनिमेशन मूवीज आते हैं, एनिमेटेड मूवीज, वैसा। सेंट्रेशन। सेंट्रेशन मीन्स, ये बोलते हैं हम लोग केंद्रिक, कोई भी चीज को केंद्र करके समझना। द टेंडेंसी टू फोकस ऑन ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ए सिचुएशन एंड नेग्लेक्ट अदर एंड पॉसिबली रिलेवेंट एस्पेक्ट्स। अच्छा, अभी देखिए, आपको अगर पता रहा कि जैसे आपके लाइफ में अभी इम्पोर्टेंट कौन सा चीज़ है, अभी अगर आपके लाइफ में स्टडी इम्पोर्टेंट है, तो आपने एक ही तरफ कुछ सोचना शुरू किया, तो वो हो गया सेंट्रेशन। अगर आप क्या कर रहे हैं, एक तरफ सोचते सोचते आपका माइंड डेविएट हो गया, आप दूसरे तरफ सोचना शुरू करते हैं, तो वो हो गया डिसेंट्रेशन। मीन्स आपका माइंड एक तरफ, एक जगह पे मूव नहीं कर रहा है, तो वो दूसरे तीसरे जगह पे जा रहा है। तो यहाँ पे सेंट्रेशन में बताया गया कि आप एक ही चीज़ के लिए बहुत सोचेंगे, एक ही चीज के ऊपर खड़े होके सोचते रहेंगे, एंड दूसरे आसपास की चीजों को आप क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे कि ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, छोड़ दो, हम एक ही तरफ चलेंगे। तो इसको कहते हैं सेंट्रेशन। ये जो 3 वर्ड्स है ना, इसी स्टेज के लिए है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज के लिए ही है, और कोई दूसरे स्टेज के लिए नहीं है, प्री ऑपरेशनल स्टेज के लिए ही है। बाकी ऐसे क्वेश्चन आया, एनिमिज्म, सेंट्रेशन एंड ईगोसेंट्रिज्म, these words are related with dash stage of Piaget's concept। तो आप बोल सकते हो कौन सा स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, वैसे ही और भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया प्री ऑपरेशनल स्टेज को। एक पार्ट है टोटल ईयर कितने हैं, 2 से 7 साल, तो एक हो गया 2 से 4, 4 से 7, हमने डिवाइड किया 2 पीरियड में इसको। पहले हो गया प्री कंसेप्शनल पीरियड और एक हो गया इंट्यूटिव पीरियड। इंट्यूटिव पीरियड, तो एक हो गया प्री कंसेप्शनल पीरियड और एक हो गया इंट्यूटिव पीरियड। अभी इंट्यूटिव क्या है एंड प्री कंसेप्शनल क्या है, आपको मैं समझाती हूँ। सो फर्स्ट है, आप रेंज बता दीजिए कि कौन से एज ग्रुप के बच्चों को ऐसा फीलिंग्स आता है। प्री कंसेप्शनल पीरियड, ये कंसेप्ट को जानने से पहले, जैसे अभी आपको बोलो आपको कोई कंसेप्ट नहीं पता है, कंसेप्ट जानने से पहले आपको मैं कुछ कुछ पॉइंट्स बताए, उसको ही आपको पता है, तो वो हो गया प्री कंसेप्शनल पीरियड। तो प्री कंसेप्शनल पीरियड 2 से 4 साल के बच्चों के लिए होता है। यहाँ पे जैसे मेंशन है, देखिए 2 से 4 साल के बच्चों के लिए ही है। चिल्ड्रन लर्न बाय इमिटेशन, अभी छोटे बच्चे 2 से 4 साल के बच्चे किसको इमिटेट करते, कॉपी किसको करते हैं, घर पे मम्मी पापा जो रहते हैं उनको कॉपी करते हैं। मम्मी पापा मार्केट जा रहे हैं तो कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे बैग पकड़ते हैं, कैसे पैसे लेते हैं, वो सब कुछ कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं प्री कंसेप्शनल पीरियड। कुछ नहीं जानता फिर भी बच्चा वैसे ही ट्राई कर रहा है बनने को। कंसिडर्ड देयर आंसर्स एज करेक्ट, इस पीरियड में वो जो भी चीज बोल दे वो करेक्ट होता है, हम मान लेते हैं, बिकॉज वो छोटा है। अगर उसके कंसेप्ट को हम नहीं मानेंगे तो वो घबरा जाएगा या फिर वो थिंक करेगा कि वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो कोई काम का नहीं है। छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ये सब समझने के लिए, वो रो लेते हैं या फिर वो चीज़ों को समझ नहीं पाते, इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, इसलिए उनके आंसर्स को हम हमेशा करेक्ट बोल देते हैं। अभी आता है इंट्यूटिव पीरियड। अभी इंट्यूटिव पीरियड में क्या होता है, अधिकतर ये जो पीरियड है इसको हम इंट्यूटिव, हिंदी में भी बोलेंगे इंट्यूटिव अवस्था, इसको बोला जाता है कि इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है।
वो बच्चे लैंग्वेज सीखते हैं। जैसे कि छोटे बच्चे तो लैंग्वेज घर से ही सीखना स्टार्ट किए, बट अच्छे अच्छे शब्द को सिखाना ये 4 से 7 साल में ही होता है, बिकॉज 7 साल तक वो 2000 से ज्यादा वर्ड सीख सकता है। इसलिए इस स्टेज को लैंग्वेज लर्न करने के लिए बताया गया। ठीक है। चिल्ड्रन स्टार्ट, यहाँ पे स्टार हो गया, स्टार्ट होगा। ठीक है। START, करेक्ट करिएगा। चिल्ड्रन स्टार्ट होगा START। स्टार्ट थिंकिंग एंड लॉजिक लगाएगा, लॉजिक। ठीक है। स्टार्ट थिंकिंग एंड लॉजिक। तो लॉजिकली थिंकिंग आप लिख सकते हो, या फिर ओनली स्टार्ट थिंकिंग लॉजिक एटसेट्रा कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे बच्चा तर्क लगाना शुरू करेगा, अपने दिमाग से सोचना शुरू करेगा, और कोई भी चीज के बारे में जो उसका ओल्ड कंसेप्ट था, मीन्स आधा अधूरा जो छोटा मोटा कंसेप्ट उसने पुराना कंसेप्ट बनाया था ना, कि ये चीज ऐसा है, तो ये सारी चीज सच में है, तो वो चीजों को वो छोड़ के उसको अंडरस्टैंड करना शुरू करेगा, समझना शुरू करेगा। तो ये हो गया आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट में आते हैं प्री ऑपरेशनल के बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट में आते हैं। अभी कॉन्क्रीट क्या है? दिस इज द थर्ड स्टेज ऑफ पियाजेस थ्योरी। ये पियाजे का जो कंसेप्ट है उसका थर्ड स्टेज है, ये तीसरा स्टेज है। एट दिस स्टेज ए चाइल्ड हु इज बिटवीन द एज ग्रुप, इस स्टेज में बच्चों का एज कितना रहेगा? 7 से 12 साल। 7 से 12 साल, दैट मीन्स द एज ग्रुप ऑफ 7 to 12 ईयर्स लर्न्स, क्या लर्न करेगा? कंजर्वेशन, कैसे कोई चीज को कंजर्व करके रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है, संभाल के रखना है। रिवर्सिबिलिटी, कोई भी चीज को अगर आप किए हो तो उसको ठीक करने का भी कैपेसिटी आपके पास होना चाहिए, इसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी। डिसेंट्रेशन, एक चीज की तरफ बार बार सोचने से बेहतर है सारी चीजों पे सोचे, तो एक चीज पे केंद्रित होकर ना सोच के हम दूसरी चीजों पे भी सोचना चाहिए, फोकस देना चाहिए, इसको कहते हैं डिसेंट्रेशन। एंड ए चाइल्ड स्टार्ट्स टू रीजन लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स, कोई भी चीज हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके पीछे का जो कारण है उसको समझ पा रहा है, लॉजिक लगा रहा है, अपना तर्क को लगा रहा है, अपना सोच को लगा रहा है, अपने आइडियाज को लगा रहा है, उसी को वो प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इसको कहते हैं कॉन्क्रीट। मीन्स यहाँ पे देखिए बच्चा हर एक चीज में अंडरस्टेबल हो जा रहा है, दैट मीन्स वो अभी अभी स्टेबल होना शुरू किया है। ठीक है। इतना समझ आया? यस और नो? ओके। कौन सा चीज सुनाई नहीं गया? अच्छा, थर्ड स्टेज का हेडिंग है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज थर्ड स्टेज है आपका पियाजेस का कंसेप्ट का। इसमें एज ग्रुप रहता है 7 से 12 साल। यहाँ पे बच्चे कोई भी चीज को कंजर्व करना, कंजर्व क्या करते हैं बोलिए तो, आपको जो चीज बहुत अच्छा लगता था बचपन में 7 से 12 साल में, आप उसको छुपा के रखते थे, दैट इज प्रोटेक्शन। आप उस चीज को छुपा के रखते हो, प्रोटेक्ट करके रखते हो। रिवर्सिबिलिटी, आपने कोई चीज अगर बिगाड़ दिया है तो आप उसको सुधारने का कैपेसिटी भी रखते हो, इसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी। डिसेंट्रेशन, अगर आपका फोकस बचपन में कोई एक चीज में रहता था, अभी आपका फोकस बहुत सारी चीजों में एक साथ रहेगा, उसको कहते हैं डिसेंट्रेशन। सेंट्रेशन मीन्स एक चीज के ऊपर केंद्रित करना अपने ध्यान को, अभी डिसेंट्रेशन बहुत सारी चीजों के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करना, एक चीज से हटा के बहुत सारों के ऊपर हम अपना ध्यान लगाएंगे। ये चाइल्ड स्टार्ट्स टू रीजन लॉजिकली, अभी बच्चा अपने तर्क को लगाएगा, बुद्धि को लगाएगा कोई चीज को समझने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी काम को, कोई भी इवेंट को। शादियां क्यों करते हैं, ये जो बच्चों का डाउट होता है ना, मैं अपने मम्मी पापा के शादी के टाइम नहीं था, ये होता है, तो वो चीज अभी हट जाएगा, वो अंडरस्टैंड करने के लिए स्टार्ट करेगा कि मैं तो उस टाइम पे पैदा ही नहीं हुआ था। तो मेरा अंडरस्टेबल पॉइंट है कि वो चीज जरूरत था, इसलिए हम आए इस दुनिया में। तो ऐसे हम समझ सकते हैं थोड़े थोड़े पॉइंट्स को। ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है। लास्ट स्टेज आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये फोर्थ स्टेज है पियाजेस कंसेप्ट का। एंड इसमें बच्चे डीपली थिंक करेंगे कोई चीज के बारे में, अपने चीजों को वो और भी ज्यादा कॉन्क्रीट के बनाएंगे, एंड कोई भी चीजों को रीजन एब्स्ट्रैक्टली, मतलब जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि होता है ना एग्जाम से पहले दिन हम जो जो पॉइंट ओनली इंपॉर्टेंट रहता है उतना ही पढ़ते हैं, ओवरऑल और नहीं पढ़ते, तब मीन्स हो गया हम कोई चीज को एब्स्ट्रैक्टली कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। तो हम कोई भी चीज के बारे में फटाफट आंसर निकाल सकते हैं, रीजन आउट कर सकते हैं, कारण निकाल सकते हैं एब्स्ट्रैक्टली थिंक करके। अभी इतने स्टेजेस थे। ठीक है। स्टेजेस के बाद आता है स्टेप्स। स्टेजेस एंड स्टेप्स टोटली डिफरेंट था, बिकॉज कोई भी ज्ञान को लेना कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, ज्ञान नॉलेज लेना, नॉलेज को आप क्या कर रहे हो, रिस्टोर कर रहे हो अपने लाइफ में। एक छोटा बच्चा रिस्टोर कर रहा है अपने माइंड में अंडरस्टैंडेबल थिंकिंग एबिलिटी बढ़ाने के लिए, कोई भी चीज को समझने के लिए। तो यहाँ पे बच्चा कैसा वो लेगा, कैसा चीज करेगा, यहाँ पे ना दो स्टेजेस है, एक है एडाप्टेशन, एक है ऑर्गेनाइजेशन। एडाप्टेशन मीन्स ग्रहण करना, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स सजा के रखना।
ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट करना। तो अभी कौन सी चीज़ पे चलेंगे, बिकॉज़ उसके अंदर अभी जो पॉइंट्स है ना, जैसे कि ये 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स के अंदर अगेन देखेंगे ना और 2 पॉइंट्स आएँगे। 2 पॉइंट्स जैसे कि एसिमिलेशन, एक्कोमोडेशन। ये 2 पॉइंट्स को समझाओगे तो बेसिक कंपोनेंट आएगा, जैसे कि हम बोले थे छोटे-छोटे यूनिट्स होते हैं नॉलेज के, वो हो गए स्कीमा। ठीक है, देन लास्टली इसको समझाओगे, बिकॉज ये प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस के बाद आप अगर दोगे तो मैरिज डिमेरिज दिए एंड खत्म हुआ। तो इसके लिए इसको कंप्लीट करते पहले इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। जिन्होंने भी आज नहीं सुना प्रॉपरली, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी है। नेट के लिए हम कुछ कर नहीं सकते, उसके लिए जितना मेरा पॉसिबिलिटीज होता है मैं करती हूँ, तो उतने को मैं बोल रही हूँ बार बार कि आप लोग सुन लो उसको अच्छे से, आज के रात के अंदर कंप्लीटली सुन सुन के प्रैक्टिस करके फिर आओ नेक्स्ट डे, तो उसको देखो क्लियर हो जाएगा। एक ही टाइम पे क्लियर कर लोगे तो एग्जाम टाइम में भी उतना ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। अच्छा, अभी चलते हैं एडेप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंग टू पियाजे, चिल्ड्रन हैव इनबॉर्न टेंडेंसी। बच्चों के पास ना इनबॉर्न मीन्स बाय बर्थ, जन्म से ही एक कैपेसिटी है। क्या कैपेसिटी? वो एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो वातावरण होता है, ठीक है ना, ये वातावरण में वो एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो एडजस्टमेंट का जो कैपेसिटी हमने बोला ना, इसको हमने पहले भी पढ़ा है। क्या बोले? एडजस्टेबिलिटी। एडजस्टेबिलिटी दैट मीन्स एडजस्टमेंट प्लस एबिलिटी। एबिलिटी टू एडजस्ट विद द सोसाइटी, एबिलिटी टू एडजस्ट विद द एनवायरमेंट। ये एडोलेसेंस में भी पढ़ा था हमने, ठीक है। और यहाँ पे छोटे बच्चों का हमने मेंशन किया कि बच्चों के पास पहले से जन्म से ही एक कैपेसिटी रहता है कि वो एनवायरमेंट के साथ एडजस्ट कर सकता है। ये जो टर्म है ना, इसके लिए हम तो कोई एक बताएंगे ना, इसको कहते हैं ये। तो इसको क्या कहते हैं? पूरा जो टेंडेंसी है जिसके थ्रू हम लोग एनवायरनमेंट के साथ मिलजुल के रह सकते हैं, इसको बोलते हैं एडाप्टेशन। सॉरी, इसको कहते हैं एडाप्टेशन। एक्चुअली डिफरेंट चेंजेस इन द सराउंडिंग रेफर्स टू न्यू ऑर्गेनाइजेशन। ये एडाप्टेशन के द्वारा ही क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन होता है। सपोज देखिए, अभी का एनवायरनमेंट कोरोना वाला है, ऑब्वियस। सो 10 साल पहले ये एनवायरनमेंट था क्या? नहीं। तो वो एनवायरनमेंट से लेके ये एनवायरनमेंट तक चेंजेस कितने आए? ठीक है। तो हम बोल सकते हैं उस टाइम का एनवायरनमेंट का ऑर्गेनाइजेशन अलग था, उस टाइम में व्यवस्था अलग था, अभी का व्यवस्था अलग है। तो ये जो चेंजेस आया, ये बोला गया न्यू ऑर्गेनाइजेशन। कोई चीज को नया बनाना, इसको ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं संस्था। तो हम तो सोसाइटी को संस्था नहीं बोल सकते ना, बट बोल सकते हैं कि एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा संस्था जैसा है। बट ये पूरा टोटली संस्था पूरा नहीं बोल सकते, बिकॉज संस्था एक छोटे चीज को हम बोलते हैं। ये बोल सकते हो आप समाज है, सोसाइटी है, बड़े वे में हम बोल सकते हैं, इसको प्रेजेंट करते हैं। तो ये जो एडेप्टेशन होता है कि हम जब कुछ कुछ चेंजेस आते हैं एनवायरनमेंट में, वातावरण में बदलाव आते हैं, उसके साथ खुद को एडजस्ट करते हैं, एंड उसी एडजस्टमेंट को हमने बोला एडेप्टेशन। एंड ये जो वातावरण परिवर्तन हुआ, इस परिवर्तन को कहा जाता है, परिवर्तन की वजह से जो सेटअप हुआ, न्यू कुछ बना, नया कुछ चीजें आ गई वातावरण में, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ये 2 चीज समझ गए। अभी नेक्स्ट चलो। अभी इसके अंदर ना इंटरलिंक्ड मीन्स इसको जोड़ के और 2 शब्द आता है, 2 शब्द आते हैं, दैट इज 2 सब स्टेजेस आल्सो इन्वॉल्वड हियर। दैट 2 स्टेजेस और स्टेप्स आर एसिमिलेशन, एकोमोडेशन। एसिमिलेशन, एकोमोडेशन वर्ड्स को बहुत अच्छे से समझ समझ के चलिए। एसिमिलेशन इज सच ए प्रोसेस इन व्हिच द चाइल्ड टेक्स द हेल्प ऑफ अर्लियर लर्नड स्ट्रेटजीज और मेंटल प्रोसेसेस। इतना समझ आया? यहाँ पे क्या होता है? एसिमिलेशन मीन्स कोई भी चीज को एकजुट करना या फिर एक जगह पे जमा करना। कैसे? सपोज यू हैव आइडिया अबाउट सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स और ओवल सेट ऑब्जेक्ट्स और रेक्टेंगुलर और ऑब्लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स। मीन्स जैसा जैसा ऐसा कोई लंबा वाला ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, या फिर गोल वाला वस्तु है, ऐसे जब वस्तुएं रहते हैं बट आप उसको पहले देखे नहीं हो, बट ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ आप रिलेट करते हो, मीन्स आप पहले भी समझ चुके हो, तो ऐसे नॉलेज आपके पास पहले है। तो उसको बोलते हैं हम लोग जो पहले से लर्नड है, मीन्स आपने उसको शिक्षा ले लिया है, उससे नॉलेज ले लिया है। उसको यूज करके अभी के टाइम पे और भी नया चीज को ग्रहण करना, नए चीज को ग्रहण करना। जैसे आप बीए करके आए हैं, आप एमए करके आए हैं, एमएससी, एमकॉम सब करके आए हैं आप लोग। तो उसमें जो जो नॉलेज था आपके पास, उसको आप बीएड के साथ लिंक कर रहे हो। तो क्यों आप लिंक कर रहे हो? कि न्यू नॉलेज को लेना है। तो इसको कहते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, इतने पॉइंट्स को भी लिखते हैं तो एसिमिलेशन हो जाएगा। सो एसिमिलेशन, पियाजेस के अकॉर्डिंग एसिमिलेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्सटर्नल एलिमेंट्स इनटू इन्वॉल्विंग और कंप्लीट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। कोई चीज को, कोई वस्तुओं को कंप्लीट बनाने के लिए अपना जो पूर्व पूर्व ज्ञान है उसको जोड़ना।
इतना बोला गया। तो इस पॉइंट को आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस पॉइंट को आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि हमें थोड़ा-सा बताना है कि एसिमिलेशन क्या है। तो एसिमिलेशन में याद रखना, अभी का जो वस्तु है उसको पहचानने के लिए आप अपना पूर्व वस्तु का जो ज्ञान था उसको यूज़ किया। To know about the basic knowledge of present object, you have to fix your knowledge with अर्लियर लर्न नॉलेज। सो आपको फिक्स करना पड़ेगा इस नॉलेज को अर्लियर, पहले जो आपको नॉलेज मिल चुका है उसके साथ। इतना करना है। अभी देखिए, फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए पर्सन टेक्स हिज मील, खाना जब हम खाते हैं, मील्स लेते हैं, इट डजेंट स्टे बेसिकली इन द बॉडी, ये तो रहता नहीं है बॉडी में। कुछ समय के बाद जो प्रक्रिया होना रहता है, प्रोसेसिंग हो गया एंड स्टूल के थ्रू मॉर्निंग में रिलीज हो गया। द ब्लड मेड आउट ऑफ मील्स, तो क्या बना? ओनली खून बना, बॉडी के अंदर खून बना ये खाने के थ्रू। सो इज एब्जॉर्ब्ड इन द मसल्स, ये मसल्स में रह गया। अभी मसल्स का आकार बदल गया, हो गया। अभी मसल्स को आपने यूज किया, तो एक चीज का ज्ञान एक चीज में सीमित नहीं रहता है। आपको एक ज्ञान पता है, कोई चीज के बारे में आपको पता है, तो आपका ज्ञान उसी चीज में सीमित नहीं रहता है। आपके पूरे रिलेटेड, आपके शरीर के साथ या कोई भी चीज के साथ आप जहाँ पे प्रेजेंट है उसके साथ अगर रिलेट करते हो, तो वहां पे सारी चीजों में आप उस नॉलेज को यूज करते हो। तो इसी को बोलते हैं एसिमिलेशन। अभी देखो एकोमोडेशन क्या है। एकोमोडेशन इज दैट प्रोसेस दैट व्हिच occurs when the pre-learned strategies or mental processes are not workable। एकोमोडेशन कब होता है? जब आप पहले से जो ज्ञान को, पूर्व ज्ञान को रखे हुए हैं, वो जब काम नहीं करता है, तब एकोमोडेशन प्रोसेस और एकोमोडेशन प्रक्रिया आरंभ होता है। तो इसको बोल सकते हैं कि ये लोगों को हेल्प करता है कोई भी चीज के बारे में जानने के लिए, कोई भी नया ज्ञान को लेने के लिए। ठीक है? पूर्व ज्ञान से हम जुड़े नहीं रहेंगे। हमेशा हम पूर्व ज्ञान से जुड़े रहेंगे क्या? अभी मुझे, मैं कभी भी सिंगर बैकग्राउंड से नहीं आई हूँ। तो मेरा घर पे कोई भी सिंगर्स नहीं है, सिंगिंग बैकग्राउंड से हूँ भी नहीं मैं। तो अभी क्या करूँगी? मुझे गाने का मन किया है, तो मैं गाना सीखूँगी। तो ये ज्ञान तो मुझे नहीं था ना, मैंने नया लिया। तो मेरा पहला ज्ञान और पूर्व ज्ञान यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ। पहले से जो नॉलेज मेरे पास है वो यूज़ नहीं हुआ। तो इसको क्या कहेंगे हम? एकोमोडेशन। कि अभी नए हिसाब से, नए तरीके से मैंने कोई चीज को लिया, तो ये हो गया एकोमोडेशन। एसिमिलेशन में क्या था? जो आपका पहला ज्ञान था उससे आपने नए ज्ञान को जोड़ा या फिर नए चीजों को समझा, तो वो हो गया एसिमिलेशन। ठीक है? अभी देखिए बेसिक कंसेप्ट, कोई चीज को समझना है। देयर आर थ्री बेसिक कंपोनेंट्स, और आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट आप बोलो या कंपोनेंट्स बोलो। तो बेसिक कंसेप्ट में तीन कंपोनेंट आते हैं, तीन चीजें आते हैं। तो बेसिक कंपोनेंट्स में पहला चीज आया स्कीमा। अब स्कीमा क्या है? स्कीमा होता है नॉलेज के छोटे छोटे पार्ट्स को हम स्कीमा बोलते हैं। जैसे आपके हाथों के छोटे पार्ट्स कौन से पता है? आपकी उंगलियां, फिंगर्स। फिंगर्स आर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ योर हैंड। तो वैसे ही आपकी जो ज्ञान है, नॉलेज है, नॉलेज का छोटे छोटे पार्ट्स में अगर डिवाइड करोगे, उस छोटे पार्ट्स को बोला जाता है स्कीमा। सो द स्कीमास, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर। आपके इंटेलिजेंट बिहेवियर मतलब नॉलेज, नॉलेज का छोटा छोटा पोर्शन होता है आपका स्कीमा। बिल्डिंग ब्लॉक क्यों बोले? घर बनाने के लिए जैसे ईंटें चाहिए, जैसे ब्रिक्स चाहिए ना, ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट ऑफ बिल्डिंग। कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए, ऐसे छोटे फाउंडेशन बनाने के लिए। तो वैसे ही नॉलेज का छोटा छोटा पार्ट है आपका स्कीमा। ठीक है? इट इज यूजफुल टू थिंक ऑफ स्कीमा एज यूनिट। हम अगर सोचना चाहें तो कि स्कीमा क्या है, तो स्कीमा को आप सोच सकते हो कि ये नॉलेज के छोटे छोटे पार्ट है। एंड ये ईच जो स्कीमास हैं, ये किसके साथ ना किसी के साथ जुड़े रहते हैं, किसी ना किसी के साथ ये जुड़े रहेंगे। जैसे कि each relating to one aspect of the world including objects, action और abstract concept। कोई चीज को समझना हो, उसके बारे में छोटा छोटा आइडियाज लेना हो, तो उससे ये स्कीमा जुड़ा हुआ है। अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका बढ़ाएगा। कोई वस्तु के बारे में जानना हो तो उसके साथ भी ये जुड़ा रहेगा। कोई कार्य करना हो, दैट मीन्स एक्शन लेना हो, तो उसके साथ भी ये लिंक रहेगा। फॉर एग्जाम्पल्स, ए पर्सन माइट हैव स्कीमा। एक पर्सन, एक इंसान कोई भी चीज को समझने के लिए, अगेन कौन सा खाना खाना है, रेस्टोरेंट में आप लोग देते हो ना, मेन्यू देते हो एंड ऑर्डर देते हो, तो उस ऑर्डर को बोलने के लिए भी आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए खानों के ऊपर, खाने के ऊपर, कि ये जो खाने हैं, खाना आपको खाना है, तो ये जो खाना सब है उसके ऊपर भी आपको नॉलेज होना चाहिए। सो इफ नॉलेज नहीं होगा तो आप कोई भी चीज को मंगा सकते हो। आप वेजिटेरियन होकर नॉन वेज को भी मंगा सकते हो। आपको आइडिया आया ना, नॉन वेज एंड वेज के अंदर डिफरेंसेस है। तो इसी आइडिया को आप बोल सकते हो ब्रीफ आइडिया या छोटे छोटे अंडरस्टैंडेबल यूनिट्स, वो हो गए स्कीमा।
ठीक है। अभी देखिए इसमें सेकंड स्टेज में क्या आता है, कंपोनेंट्स हमने बोला, तो सेकंड स्टेज में आता है प्रोसेस इन्वॉल्व इन ट्रांजिशन स्टेजेस। ये जो 4 स्टेजेस से पहले ना आपने पढ़ ली, क्या पढ़े? SPCF हो गया, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड लास्ट वन कौन सा आया? फॉर्मल ऑपरेशनल। ये जो 4 स्टेजेस आपने पढ़ा उसमें तो कोई ना कोई चीज तो ट्रांजिशन हो रहा ना। क्यों बच्चे थोड़े थोड़े करके बड़े हो जा रहे? क्यों बच्चों में नॉलेज का लेवल इंक्रीज हो रहा है? क्यों बच्चे थोड़ा चीज से अभी बहुत सारा चीज समझ सक रहे हैं? क्यों आप लोग अभी नॉलेज को स्टोर कर सक रहे हो? तो इसके लिए पहले तो क्या क्या चाहिए, देखिए, एसिमिलेशन, इक्विलिब्रियम टू डिसइक्विलिब्रियम, एकोमोडेशन, ये 3 स्टेज चाहिए। एसिमिलेट समझ आया? एसिमिलेट और एसिमिलेट करना या फिर एसिमिलेशन करना, जोड़ना। क्या करेंगे हम? जोड़ेंगे। फर्स्ट स्टेज ऑफ चाइल्ड व्हिच इंटरेक्ट विद डिफरेंट स्कीमास और डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट टू नो देयर यूज। आप जैसे पहले ज्ञान को प्राप्त किए, सपोज आप बचपन में छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को पकड़े, उस ऑब्जेक्ट्स के थ्रू जब आप बाहर खेलने गए तो उसी ऑब्जेक्ट का जो नॉलेज था ना, आपने यूज किया। अच्छा ये बॉल है, बॉल को हमें खेलना है, कितना आपको पता चला, ये नॉलेज आपने लिया पहला। अभी क्या हुआ, आपके अंदर ना इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम मीन्स समानता, बैलेंस। बैलेंस, अभी बैलेंस से आप डिस इक्विलिब्रियम की तरफ चलेंगे। मीन्स बैलेंस, आपको क्या आया? समटाइम्स आपको ना एक कंसेप्ट आधा अधूरा पता रहता है, तो वो बोलते हैं हम लोग मिसकंसेप्शन। मीन्स आपको आधा अधूरा पता है ना, आपको टोटल नॉलेज है ही नहीं उस चीज के ऊपर। तो आप जो ज्ञान लिए हो वो गलत भी हो सकता है। तो उसी गलत को आप बोलते हो ये बैलेंस क्रिएट कर रहा है आपके नॉलेज के साथ, तो आपने जोड़ लिया। अभी क्या हो गया, धीरे धीरे जब आप बहुत सारी चीजों को जानना शुरू करेंगे तो आपका भ्रम टूटेगा। इक्विलिब्रियम से आप डिसइक्विलिब्रियम में चले आएंगे। जो चीज का बैलेंस आप जो अपने माइंड में फिक्स करके रखे थे, उस बैलेंस को आप तोड़ दोगे एंड आप डिसइक्विलिब्रियम में आ जाओगे। ठीक है, बैलेंस को आपने तोड़ा एंड डिस इक्विलिब्रियम को आपने अपनाया। दैट इज एक्चुअली द डिसइक्विलिब्रियम ऑकर्स ड्यू टू द फेसिंग न्यू सिचुएशन। कोई नया सिचुएशन की वजह से आप नया नॉलेज को लिए, इसलिए पुराना जो बिहेवियर था वो चेंज हो रहा है, इसलिए बैलेंस बिगड़ गया। लास्ट, accommodation actually that process when our mental processes are not working। जब आपका पहला ज्ञान, पूर्व ज्ञान काम ना करता हो तभी ये ज्ञान काम करता है। दैट मीन्स आपको जो पूर्व से नॉलेज था कि हम अगर कोई चीज को ऐसे ही खाना अगर बना रहे हो, अगर तेल नमक एंड सब्जियां दे दे खाना, तो हम कहाँ पे थे? ये पॉइंट पे थे। दैट इज हमारा जो एकोमोडेशन था। तो पहले मैं फिर आपको याद भी दिला रही हूँ कि एकोमोडेशन में क्या किया गया। जो एकोमोडेशन था, आपको कोई ऑब्जेक्ट के बारे में जानना है, ठीक है? आप मगर कुछ कुछ आइडिया रखे हुए हो, कैसे? आप पढ़ाई करने जा रहे हो तो उसके बारे में पहले से ही आपको नॉलेज है कि आपको ऐसे बुक्स ले जाने, कॉपी ले जाना, पेन पकड़ना है, नॉलेज है ना? तो ये हो गया कि ये एकोमोडेशन है, क्योंकि आपने पूर्व नॉलेज को यूज किया अभी के न्यू नॉलेज नॉलेज के साथ उसको लिंक करने के लिए। तो ये हो गया एकोमोडेशन। बीच का क्या आया? इक्विलिब्रियम। आपको क्या होता कि पहले आपको ज्ञान था कि इस चीज को करने के लिए इतने चीज, इतने नॉलेज इनफ है, बट वो नॉलेज ओनली कुछ टाइम के लिए बैलेंस बनाए रखा हुआ था। बट आप जब और भी ज्यादा जाने और भी ज्यादा समझे, तब क्या हो गया, ये इक्विलिब्रियम से डिसइक्विलिब्रियम में आ गया। मीन्स बैलेंस से इम्बैलेंस हो गया। अभी इम्बैलेंस जेन्युइनली क्यों होता है? जब आप कोई नया सिचुएशन में जाते हैं। अभी नया सिचुएशन में आपका जो पूर्व ज्ञान था, अगर बाई चांस वो काम नहीं करता है, तब आप उस स्टेज को क्या बोलोगे? एकोमोडेशन। तो ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को हमने यहाँ पे लिखा, देखिए। पहले क्या होगा? एसिमिलेशन, आपने एसिमिलेट किया, तो उसके बाद इक्विलिब्रियम में आया। अगर न्यू सिचुएशन आता है तो डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा, उसके बाद एकोमोडेशन होगा। तो ये चीज आई थिंक आपको समझ आया कि पहले एसिमिलेशन किए तो आपके पास जितना ज्ञान था उससे आपने अभी के सिचुएशन को जोड़ा, बट उसमें कुछ टाइम तक बैलेंस बना रहा, आपको आराम से वो काम हो गया। बट कुछ टाइम के बाद न्यू सिचुएशन आ गया, नया सिचुएशन आ गया, नया अवस्था आ गया, तो उसमें बैलेंस और रहा नहीं, उसमें और भी ज्ञान मांग रहा है, अभी नया ज्ञान लेना है। तो नया ज्ञान के लिए यहाँ पे डिसइक्विलिब्रियम हो गया। डिसइक्विलिब्रियम की वजह से आपका जो पूर्व ज्ञान था वो तो और काम नहीं कर रहा है। अभी नया ज्ञान आप कहाँ लोगे? एकोमोडेशन पे। ये साइकिल फिर से एसिमिलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब एकोमोडेशन फिर से कंटिन्यू वैसे ही चलेगा। तो ये स्टेजेस ऑफ पियाजेस डेवलपमेंट का कंसेप्ट है, ठीक है? अभी देखो मेरिट डिमेरिट्स। मेरिट डिमेरिट्स में मैक्सिमम मैंने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स लिखते हैं, आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 to 4 पॉइंट्स लिखेंगे, 3 to 4 पॉइंट्स लिखेंगे। अभी के लिए कॉपी में लिखे रहे 6 6 पॉइंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट
फ्यूचर में अगर जैसा आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा कंसेप्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो पूछेगा उस वेराइटीज से आप आंसर देंगे, उस वेराइटीज के अकॉर्डिंग आप आंसर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ और मेरिट्स ऑफ पियाजेस थ्योरी, मीन्स पियाजेस थ्योरी का उपकारिता क्या है। पहला, इट इन्फ्लुएंसेस द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, बच्चों की मेंटल एक्टिविटीज पे काम कर रहा है तो उनकी साइकोलॉजी के ऊपर ही काम करेगा। मनोविज्ञान, इनको क्या बोला गया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पियाजेस के थ्रू हुआ, तो पियाजे को बोला गया मनोविज्ञान है, वो मनोविज्ञान थे। सो बच्चों के ज्ञान के ऊपर, मन के ऊपर वो वर्क करते थे, उनका जो नॉलेज था, अंडरस्टैंडिंग लेवल था, उसके ऊपर काम करते थे, इसलिए ये मनोविज्ञान एक्टिविटीज के ऊपर काम किया करते थे, इसलिए इट इन्फ्लुएंसेस द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, बच्चों के मन के ऊपर ये देखते थे या फिर इन्फ्लुएंस डालता था। नंबर टू, his ideas have been of practical use in understanding, communicating with children, particularly in the field of education. Education में इसका जो यूज है उसको देखा जाए तो इनका जो आइडियाज था ना पियाजेस का, बहुत बार यूज किया गया है, बहुत चीजों में यूज किया है, जैसे कि बच्चों के साथ बच्चे कितने समझ रहे हैं, बच्चों का कम्युनिकेशन लेवल कितना आ रहा है, बच्चे डर रहे हैं या पढ़ाई को एंजॉय कर रहे हैं, उस सब चीज को हम समझ सकते हैं इसके थ्रू। ही बिलीव दैट फॉर लर्निंग एनवायरमेंट एंड एक्टिविटी आर एसेंशियल, उनका बिलीव था कि लर्निंग के लिए, पढ़ाई के लिए मुख्यतः क्या चाहिए, एनवायरमेंट चाहिए और एक्टिविटी चाहिए, होना चाहिए, काम में आना चाहिए। एनवायरमेंट, वातावरण होना चाहिए, उसको यूज में आना चाहिए, यूजेबिलिटी होना चाहिए, उसका अगर यूज नहीं होगा तो बच्चे भूल जाएंगे चीजें को। अकॉर्डिंग टू पियाजे, आफ्टर फॉर्मल ऑपरेशनल, या आफ्टर होगा ARTER, आफ्टर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज द एंटायर इंटेलेक्चुअल पावर ऑफ चाइल्ड डेवलप्स। ये बोला गया फॉर्मल ऑपरेशनल, एक बच्चा का अगर फॉर्मल ऑपरेशनल हो जाता है, फॉर्मल ऑपरेशनल कौन सा स्टेज है, टीनेज वाला स्टेज है। अगर बच्चा टीनेज पूरा कंप्लीट कर लेता है, 19 ईयर्स का हो जाता है, तो वो बहुत ज्यादा ही मैच्योर हो जाएगा, उसका मेंटल एक्टिविटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, वो डेवलप्ड हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड हो जाएगा। इट अफेक्ट्स द एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को वो बढ़ावा दे रहे थे, इन्फ्लुएंस कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू पियाजे, द पावर ऑफ डिस्कवर एंड थिंकिंग इन द चिल्ड्रन इज determined by the biological maturity, experiences and interaction of both them। तो ये बताया गया बच्चों में जो थिंकिंग एबिलिटी है ना, सोचने का जो क्षमता है, वो कब बढ़ जाता है, या फिर कोई चीज को इन्वेंट करना, नया उत्पत्ति करना, या फिर कोई नया चीज को निकालना, ये चीज कब बढ़ जाता है बच्चों में, जब बच्चे मैच्योर होते हैं, बायोलॉजिकली मैच्योर होते हैं, जैविकीय जो काम होते हैं उनके बॉडी में, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, वो बड़े होते हैं, और उसके साथ जो उनका एक्सपीरियंस है कि बचपन से वो कुछ कुछ काम कर रहे हैं, उनके साथ वो नॉलेज लेते आ रहा है, तो वो जो एक्सपीरियंस है, ये दोनों के मिलने से बच्चों का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, एंड उनका पावर और ज्यादा बढ़ जाता है, कोई चीज को, वो नया चीज को एक्सप्लोर कर सकता है, नया चीज को निकाल सकता है। अभी डीमेरिट्स में देखते हैं, डीमेरिट्स में भी मैंने 6 पॉइंट्स लिखा है, एंड स्कीमास इंपॉर्टेंट था इसलिए स्लाइटली मैंने स्टामा करके भी मेंशन कर दिया है लास्ट में, तो इसको नहीं लिखे चलेगा, ये पॉइंट्स ओनली मेंशन कर दीजिएगा। दैट इज अकॉर्डिंग टू अदर कंस्ट्रक्टिविस्ट, डीमेरिट्स है ना, नेगेटिव पॉइंट्स आएंगे अभी देखो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू अदर कंस्ट्रक्टिविस्ट मीन्स कंस्ट्रक्शन मीन्स बनाना, तो इस थ्योरी को जैसे पियाजे ने बनाया है, तो उनके ऑपोजिट में जैसे रहता है ना, पॉलिटिक्स में ऑपोजिशन पार्टी रहता है, तो यहाँ पे ऑपोजिट में बहुत सारे ऐसे भी एजुकेशनिस्ट रहे हैं जो जिन्होंने इसको क्या बोला कि ये थ्योरी उतना एप्लीकेबल नहीं है, बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। क्यों क्यों बोला देखिए, His theory was only based on discover and thinking of a child। बच्चों के थिंकिंग, उनका जो सोच है, विचार है, और कोई चीज एक्सप्लोर करने का जो क्षमता है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है, बट सोसाइटी के ऊपर, या फिर जो सोसाइटी में सेटिंग कल्चर है, मीन्स कल्चर जो फिक्स्ड कल्चर है ना, उसके ऊपर निर्भर नहीं करता। उन्होंने बोला कि हमारा जो थिंकिंग है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, बड़ा हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है, उतना ही हम कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं अपना, बट दूसरे एजुकेशनिस्ट ने बोला कि नहीं, ये गलत है। क्या गलत है, कि ये चीज सोसाइटी के ऊपर भी डिपेंड करना चाहिए, जो कल्चर है उससे भी होता है। जैसे कि आप बाहर जाते हो, बाहर किसी पर्सन के साथ आपका झगड़ा हो जाता है, तो वो आपके इमोशंस के ऊपर, सोच के ऊपर इफेक्ट डालता है कि नहीं, ऑब्वियस डालता है, तो उस चीज के ऊपर ये निर्भर करता है। तो पियाजे ने इसको नहीं माना, तो पियाजे इसका कंसेप्ट इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। अभी चलिए थर्ड पॉइंट में, पियाजेस मेथड्स आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड क्लिनिकल इंटरव्यूज। सो पियाजे का जो कंसेप्ट था, मेथड था, विधि था, उनका जो टोटल कंसेप्ट था, वो टोटल ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता था, और क्लिनिकल इंटरव्यूज में जैसे डायग्नोसिस करते हैं ना डॉक्टर्स लोग, डॉक्टर्स के पास जाओगे तो पेशेंट्स को जैसे पूछताछ होता है, वैसे उसको ही बोला जाता है क्लिनिकल इंटरव्यू।
ठीक है, बिकॉज़ वो क्लिनिक में होता है एंड इंटरव्यू जो लिया जाता है वो डॉक्टर्स लेते हैं या फिर वहाँ पे जो पर्सन्स रहते हैं डॉक्टर के कंपाउंडर्स या फिर नर्सेस रहते हैं वो लोग करते हैं। वैसे ही यहाँ पे टीचर्स करेंगे, बट ये थोड़ा-सा क्या हो गया ना, टोटली ऑब्जर्वेशन के थ्रू नॉलेज को बढ़ाना गलत हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है एज़ सेवरल स्टडीज़ हैव शोन, बहुत सारे स्टडीज़ में ये बताया गया है पियाजे अंडर एस्टिमेट or underestimated the abilities of children because his tests were sometimes confusing. उन्होंने बच्चों के एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट कर दिया, मीन्स बोला कि उसको बोला जाता है नकारात्मक, नकारात्मक कारण से उसको रोक दिया कि ये नहीं हो सकता, कैसे होगा, बच्चे ओनली टेस्ट देंगे उससे उनका ज्ञान बढ़ेगा, इतना ही बोला गया, बट ये तो रॉन्ग है, ये थोड़ा बहुत रॉन्ग हो गया, तो ये कंफ्यूजिंग टाइप है। पियाजे कैरिड आउट ही स्टडीज विथ ए हैंडफुल ऑफ पार्टिसिपेंट ऑफ ओन एरिया, उन्होंने सिर्फ अपने एरिया के बच्चों को लेके किया था, बट दुनिया में तो इतने मिलियंस बच्चे हैं, उनको लेके उनका सोच उनका स्टडीज करना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए ये थोड़ा सा रॉन्ग में गया। लास्ट, दिस थ्योरी इंटरप्रेट्स नॉलेज कंसेप्ट ओनली इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उन्होंने ओनली बताया कि हम जो सोचते हैं, हम जितना सोचने का कैपेसिटी रखते हैं उसी से ही हमारा नॉलेज आगे बढ़ता है, उतना ही बताया। बट ये तो इनकम्प्लीट जैसा लग रहा है, बिकॉज हम तो नॉलेज हर जगह से लेते हैं, हम नॉलेज जैविकीय प्रक्रिया से भी लेते हैं, दैट मीन्स बायोलॉजिकल फैक्टर से भी कैरी कर रहे हैं, कल्चरल फैक्टर से भी कैरी कर रहे हैं, कल्चर से भी ले रहे हैं, ट्रेडिशन से भी ले रहे हैं, अपने सराउंडिंग से भी ले रहे हैं, स्कूल से भी ले रहे हैं, हर जगह से ले रहे हैं। तो ओनली आप बढ़ रहे हो, बढ़ते जाओगे, घर पे आपको बंद करके रखा गया तो आपका नॉलेज बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए थोड़ा बहुत गलतियां थी इस थ्योरी में। बाकी ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इस थ्योरी को कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए रखा गया था, एंड इसके थ्रू ये बताया गया कि पियाजे का जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड बच्चों का विकास इसी के थ्रू पहले के स्टेजेस में होता है, आफ्टर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ये थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो ये इतना रहा, कुछ कुछ समझ आया?